दोस्तों, क्या कभी सोचा है जो दुबई आज सुपर कार्स, ऊंची बिल्डिंग्स और अपनी रईसी के लिए फेमस है, वो पहले महज एक रेगिस्तान हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या किया दुबई ने कि उसने अपने रेगिस्तान से आज खुद को इतना बदल लिया। गाइस, कभी सोचा है कि दुबई ने अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में क्यों शिफ्ट कर लिया? ऐसा कौन सा राज था जो रूलर को पहले ही समझ आ गया था कि उन्हें अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को शिफ्ट करना पड़ेगा? तो क्या है दुबई की रईसी के पीछे का सच, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और अगर कोई भी फीडबैक है कि हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई पहले वहां की इकोनॉमी बिल्कुल ऑयल पर डिपेंडेंट थी। लोगों के रोजगार से लेकर पेट भरने तक वहां पर ऑयल इंडस्ट्री का बहुत मेजर रोल था। लेकिन ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि आज वहां की ऑयल इंडस्ट्री जीडीपी का 1% हिस्सा भी नहीं है। लेकिन दुबई की इकोनॉमी का 90% से ज्यादा का हिस्सा आज नॉन बेस्ड सेक्टर से आता है, जैसे कि होलसेल मार्केट, बैंकिंग और स्पेशली टूरिज्म से। लेकिन दुबई ने ऐसा किया ही क्योंकि उन्होंने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को टूरिज्म इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लिया। इसको जानने के लिए हम इनके डार्क पास्ट में चलते हैं, फिर हम बात करेंगे इनकी ब्राइट फ्यूचर प्लानिंग। टाइम था 18th सेंचुरी का, जब यहाँ पर एक तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, धूल भरी हवाएं, पानी की किल्लत और ना ही आबादी थी और ना ही रोजगार था। और यहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक एक ही चीज दिखाई देती थी, रेगिस्तान। लेकिन आज दुबई का नक्शा बिल्कुल बदल गया है। जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे बड़ा होटल, सबसे बड़ा मॉल और सबसे ऊंची लिफ्ट का घर है। जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरसते थे, वही देश आज अपनी जनता को 600 बिलियन लीटर ऑफ साफ पानी प्रोवाइड करता है। यहाँ की आम जनता तो लग्जरी लाइफ स्पेंड कर ही रही है। यहाँ पर पुलिस वालों को भी फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां प्रोवाइड की जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे, जहां पर इतने रॉयल घर हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं और जहां दुबई को पूरी दुनिया के अमीर देशों में काउंट किया जाता है, इसकी वजह तेल की खोज होगी। ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की तरक्की की वजह यहाँ के रूलर का मास्टरमाइंड था। 1800 के दशक में जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान और बंजर जमीन थी और ये दुबई आता था अबू धाबी के अंडर, और तब शेख मोहम्मद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई को अबू धाबी से अलग कर दिया और दुबई नए किंगडम की तरह दुनिया के सामने आया और ये इसके फाउंडर कहलाए गए। और अब दुबई फिशिंग बिजनेस के साथ साथ पर्ल बिजनेस के लिए भी पहचाना जाने लगा था। लेकिन एक दिक्कत थी कि ये तब भी विलेज के तौर पे काउंट किया जाता था। पर कोई नहीं जानता था कि इनका रूलर जिस मास्टरमाइंड से अपने देश को लीड कर रहा है, इनका दिन तो आना ही था। तो बस वही 1958 इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। और अब वहां के रूलर थे राशिद बिन सईद अल मखतूम। अब इन्होंने 1959 का टाइम था जब इन्होंने एक यूरोप का टूर किया। अब जब उन्होंने यूरोप का टूर किया, उनको वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंस्पायर कर गया। और अब इस इंस्पिरेशन से उन्होंने फैसला किया कि मैं दुबई को बहुत ज्यादा लग्जरियस और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर और मजबूत कर दूंगा। और इन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का। एक्चुअली जो दुबई है वो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है जैसे ईरान, कुवैत और सऊदी कतार जैसे देशों से। और अब राशिद बिन सईद ने इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर अपनी खाड़ी को ट्रेडिंग हब बनाने का सोच लिया। तो इनके जो पोर्ट पर छोटी मोटी शिप्स आके रुकती रहती थी, इन्होंने अपने पोर्ट को काफी लंबा चौड़ा करवा लिया, जिस वजह से यहाँ पर बड़ी शिप्स भी आकर रुकने लगी। और ये प्लान दुबई के लिए फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब आ जाते हैं जब राशिद बिन सईद ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाने की सोची और 1960 में दुबई का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ। इसके बाद तो मेजर चेंज इकोनॉमी में आना चाहिए था 1966 में, जब तेल की खोज हुई। आप सोच रहे होंगे कि इनकी इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिला होगा, पर इन्होंने वहां से कमाया जाने वाला सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया। और उस वक्त ये कदम लोगों को बेवकूफ भरा लग रहा था, पर इसके पीछे क्या मास्टरमाइंड है कि राशिद बिन सईद सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों लगा रहे हैं, ये किसी को नहीं पता था। अब राशिद बिन सईद का ये कदम कि ऑयल से कमाया जाने वाला सारा पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, इससे लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। पर राशिद बिन सईद अपने एम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस थे और कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे। अब उन्होंने ये सोचा कि जितनी भी शिप्स हैं जो दुबई से होके गुजरती हैं, उन्हें फ्यूल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक पोर्ट चाहिए। और इसी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए उन्होंने पोर्ट बनाने की सोची और वही निर्माण हुआ पोर्ट राशिद का, जिससे इनकी इकोनॉमी में पैसा आने लगा और इकोनॉमी बूस्ट कर गई और साथ ही साथ लोगों को जॉब मिलनी भी शुरू हो गई। और 1972
शुरू में ये बनने वाले पोर्ट ने इन्हें काफी जबरदस्त सक्सेस दी। इसके बाद इन्होंने एक और पोर्ट बनाने की सोची जो कि 1979 में तैयार हुआ और इसका नाम रखा गया जेबेल अली, जिससे इनकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन बड़ा चेंज तो आना अभी बाकी था जब राशिद बिन सईद ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अपने पोर्ट्स को वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाने के लिए इन्होंने जेबेल अली को टैक्स फ्री कर दिया। जहां पर दुनिया में लोग भर भर कर इन शिप से टैक्स ले रहे थे, वहां पर जेबेल अली बिल्कुल टैक्स फ्री था। अब जब लोगों ने टैक्स फ्री की स्कीम सुनी, यहाँ पर शिप्स का आना जाना शुरू हो गया जेबेल अली पोर्ट पर। अब बाकी पोर्ट्स पर भी शिप्स आने शुरू हो गए, पर एट द एंड इकोनॉमी पर असर आना शुरू हो गया क्योंकि ये पोर्ट्स टैक्स फ्री थे, जिसकी भरपाई ऑलरेडी फ्यूल लोडिंग के प्रॉफिट से हो रही थी। और तो और इन्होंने शिप्स को रिपेयर करने के लिए ड्राई डॉक्स भी तैयार कर दिए, जहां पर दुबई से कोई भी अगर शिप गुजरेगी और अगर उनमें कोई कमी है तो उनकी रिपेयरिंग भी यहीं हो जाएगी। इनसे भी इनको काफी प्रॉफिट आना शुरू हो गया। लेकिन क्या ये दुबई को वर्ल्ड फेमस करने के लिए चीजें सफिशिएंट थी? नहीं। इसलिए राशिद बिन सईद ने एक प्लान बनाया और देखा जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो या तो ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं या फिर शिप्स की वजह से आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि पोर्ट ट्रेड से बाहर निकलकर क्यों ना टूरिज्म इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जाए। इस तरह 1990 में दुबई टूरिज्म का सफर शुरू हो गया, पर इस साल इनकी डेथ हो गई और आगे का सफर चलाया इनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इनकी सोच थोड़ी यूनिक थी। ये सोचते थे कि टूरिज्म की जगहें हर देश में लगभग होती ही हैं, पर हमारे देश में जब टूरिज्म के लिए लोग आएंगे वो उस जगह आएंगे या तो वो द ओनली वन होगी दुनिया में या फिर नंबर 1। और यही सोच रख कर दुबई के टूरिस्ट प्लेसेस की बनाने की शुरुआत की गई और यहाँ पर पहला दुनिया का 7 स्टार होटल बनाया गया जिसका नाम रखा उन्होंने बुर्ज अल अरब, और इसकी नींव 1994 में रख दी गई थी और ये बनकर तैयार हो गया था 1999 में। पर आप सुन के हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पर इसको बनाने का खर्च आया था $1 बिलियन, मतलब आज के 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और फिर इन्होंने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसका निर्माण 2004 जनवरी में हुआ और ये 2010 में बनकर रेडी हो गई। इसमें कुल मिला के 163 फ्लोर थे और अगर आसमान में जाकर 95 किलोमीटर की दूरी से भी देखो तो बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। और इसको बनाने का खर्च लगभग 12,500 करोड़ रुपए आया था। और बुर्ज खलीफा की टोटल हाइट है 828 मीटर। इसके बाद 2016 में दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल बनना शुरू होता है जिसका नाम है JW मैरियट। इसमें कुल मिला के 72 मंजिलें और 1608 कमरे हैं। और इन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए लाखों लोग आज दुबई का टिकट कटवाते हैं। यानी दुबई को डिजाइन इस तरीके से किया गया, या तो वो यूनिक था या दुनिया में सबसे बड़ा। और इसी सोच के चलते ही आज दुबई ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट हो गया और दुबई का आज ऑयल पे डिपेंडेंसी 1% भी नहीं है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए UAE ने भी खुद को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी ऑयल से हटाकर टूरिज्म, बैंकिंग और ऐसे नॉन बेस्ड सेक्टर्स में डालना शुरू कर दिया है जहां से रिटर्न आगे जाकर ज्यादा आने की संभावना है। अब दुबई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग DTCM, अब DTCM के अकॉर्डिंग दुबई में टूरिज्म का हिस्सा इन GDP इज 9%। और अगर वहीं पर UAE को आज देखा जाए तो वो 12% का हिस्सा रखता है टूरिज्म का अपनी GDP में। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि दुबई की तरह आज UAE ने खुद को टूरिज्म की तरफ क्यों शिफ्ट कर लिया जबकि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। और इसका रीजन है आजकल जो दुनिया शिफ्ट हो रही है रीन्यूएबल एनर्जी पर। आज दुनिया में पोल्यूशन तेजी से बढ़ता जा रहा है और क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। हमने लॉस एंजलिस पर भी एक वीडियो बनाया था, वो आप जाके जरूर चेकआउट करें, जिसका रीजन बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी थी। और इस पोल्यूशन की वजह से हो रही बीमारियां जैसे कि अस्थमा वगैरह बहुत तेजी से फैल रही हैं। और इस पोल्यूशन को कम करने के लिए लोग रीन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगे हैं। और अगर हम बात करें दुबई में 2023 में लगभग 25,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं। और अगर आज की मानो तो दुनिया में 40 मिलियन से भी ज्यादा व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर है। और अगर आप 2022 के फिगर की बात करो तो वो सिर्फ 26 मिलियन थी, मतलब 14 मिलियन व्हीकल्स ज्यादा हो गए सिर्फ 2 ही साल में। तो ये आप सोच ही सकते होंगे कि हम रीन्यूएबल एनर्जी पर कितनी तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं और व्हीकल्स की डिपेंडेंसी ऑन ऑयल धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आपको इस चीज से ये तो समझ आ ही गया होगा कि दुनिया की अगर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल कम हो जाती और UAE और दुबई खुद को टूरिज्म की तरफ शिफ्ट ना करते तो इनकी गरीबी का सफर ज्यादा दूर नहीं था, इनकी इकोनॉमी बद से बदतर हो जाती। लेकिन इन सारी चीजों से दुबई को बचाया राशिद बिन सईद की दूर की सोच ने। राशिद बिन सईद ने एक बात कही थी, मेरे पिताजी भी ऊंट की सवारी करते थे पर मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा लेकिन उसके आने वाला बेटा फिर से ऊंट की सवारी करेगा। ये सारी बातें उनकी सच हो जाती अगर वो अपनी
अपनी डिपेंडेंसी ऑयल से खत्म करके खुद को शिफ्ट ना करते टूरिज्म इंडस्ट्री पर। 2014 में यूएई को ऑयल रेट्स में गिरावट आने के कारण काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ग्लोबली मार्केट्स काफी अप डाउन चल रही थी और इन्होंने एकदम से स्टेप लिया और इसको टेम्परेरी प्रॉब्लम ना समझते हुए अपना पैसा दूसरे सेक्टर्स में डालना शुरू कर दिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में। राशिद अल मखतूम जानते हैं कि अगर टाइम के साथ ना चला गया तो टाइम उन्हें काफी पीछे छोड़ देगा और ये सफर उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। इसीलिए उन्होंने अपना पैसा रिन्यूएबल एनर्जी में भी डालना शुरू कर दिया। यूएई की मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट और 2021 में तो ये 92% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे जो कि बनती थी थर्मल पावर प्लांट से। पर इन्होंने एक गोल सेट किया है कि 2050 तक ये जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसको 50% कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे और वहीं ये एम करते हैं कि 5.6 गीगावाट के ये सोलर पैनल एस्टेब्लिश करेंगे और 2050 तक दुबई 75% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पैनल कंज्यूम करेगा। तो यूएई और दुबई में तो रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया है। और आपकी क्या राय है इस दुबई के मास्टर प्लान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। और अगर आपको इस वीडियो ने कोई भी इंफॉर्मेशन दी है या आपकी लाइफ में कुछ भी एड ऑन किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।